आज के मुख्य समाचार। राकेश जम्वाल का मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा प्रहार। एसएफआई का 36वां सम्मेलन संपन्न। हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा 2 दिवसीय क्रिकेट लीग का आयोजन। थानाधार पंचायत बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। जनता द्वारा महिला सुरक्षा व व्यवस्था परिवर्तन पर नाराजगी। एथलेटिको चैंपियनशिप द्वारा नशे के खिलाफ संदेश। हिमाचल में 14 नवंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने भाजपा को कलयुगी पांडव कहा था। जम्वाल ने इस टिप्पणी को धर्म और आस्था का अपमान बताते हुए कहा कि यह बयान कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता और मुख्यमंत्री की भ्रामक सोच को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि पांडव कभी कलयुगी नहीं हो सकते क्योंकि वे धर्म, सत्य और राष्ट्रनिष्ठा के प्रतीक है। कलयुगी प्रवृत्ति तो कांग्रेस के चरित्र में बस चुकी है। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सत्ता की जमीन खिसकने और जनता के विश्वास टूटने से कांग्रेस बौखला गई है और इसी हताशा में अब धर्म और संस्कृति पर प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता धर्म, भक्ति और संस्कृति से जुड़ी है और वह इस तरह की आस्था विरोधी और अहंकारी बयानों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो शक्ति धर्म के विरुद्ध खड़ी होती है उसका अंत निश्चित होता है। अंत में जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह याद रखना चाहिए कि जो पांडवों को कलयुगी कहने की भूल करता है, इतिहास में उसका नाम सदैव अधर्म और पराजय के प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता को देखते हुए जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि कलयुगी पांडव की संज्ञा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भाजपा को दी, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सोच हमेशा कांग्रेस की और सुखविंदर सुक्खू जी की रही है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 97% जहां पर हिंदू जिस प्रदेश में है उसी हिंदूवादी विचारधारा को हराकर हम सत्ता में आए हैं, यानी हिंदुओं को हराकर हम सत्ता में आए हैं। ये मुख्यमंत्री जी की और कांग्रेस की सोच है। लेकिन पिछले कल उन्होंने पांडवों को कलयुगी कहा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन सनातन पर कांग्रेसियों का हमेशा कभी विश्वास नहीं रहा है और जो लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कांग्रेस हमेशा उसकी भी विरोधी रही है। धारा 370 समाप्त हो, कांग्रेस उसकी भी विरोधी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में एकजुट है और कौरव रूपी कांग्रेस का बहुत जल्दी जो आने वाले समय में अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी के पांडव मिलकर इस कौरव रूपी कांग्रेस को जो है वो धूल चटाएंगे। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया संध्याकालीन विभाग अध्ययन परिसर इकाई का 36वां सम्मेलन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में सौरभ शर्मा को इकाई अध्यक्ष और प्रवेश ठाकुर को इकाई सचिव के रूप में चुना गया। साथ ही 17 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जिला सचिव पवन कुमार ने प्रदेश में बढ़ते जातीय उत्पीड़न और महिला हिंसा के मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के साथ होने वाली हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। विधानसभा में केवल 3 महिला विधायक होना इसका प्रमाण है। उन्होंने बताया कि देश भर में प्रतिदिन 88 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, जो समाज में व्यापक असमानता और हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। पवन कुमार ने यह भी कहा कि युवाओं की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भारत 123 देशों में से बेरोजगारी के क्रमांक में 102वें स्थान पर पहुंच गया है, जो सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाता है। नवनिर्वाचित सचिव प्रवेश ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन आने वाले समय में व्यापक सदस्यता अभियान चलाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक छात्राओं को संगठन से जोड़ना और कॉलेज कैंपस में छात्र हितों की मजबूत आवाज बनना रहेगा। इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रम
कार्यक्रम, सेमिनार और चर्चा सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक चेतना का विकास हो सके। इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और चर्चा सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक चेतना विकास हो सके। इकाई अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने अपने समापन संबोधन में कहा कि एसएफआई आने वाले दिनों में छात्र मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में संघर्ष को तेज करेंगी। उन्होंने कहा, हम छात्राओं को लामबंद कर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित आंदोलन छेड़ेंगे। सम्मेलन का समापन इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हुआ और संगठन ने समानता, सहयोग और प्रगतिशीलता की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल के खेल मैदान में राजीव गांधी स्टडी सर्किल हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा 2 दिवसीय राजीव गांधी स्पोर्ट्स क्रिकेट लीग का सफल आयोजन किया गया। इस खेल आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री गोपाल शर्मा, ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश ने किया। उद्घाटन समारोह में श्री शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक दक्षता का नहीं बल्कि टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का भी प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान करते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने सदैव युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य शक्ति माना था और उनकी नीतियां आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें एकजुट होकर बेहतर समाज की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इस 2 दिवसीय क्रिकेट लीग में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की 20 से अधिक टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नशा निवारण बोर्ड के सह संयोजक संजय भारद्वाज, प्रोफेसर एसएल कौशल, शमशेर राठौर, मनीष सर, रतन जी, सौरभ, आदर्श, साहिल, रपिंदर, सुमित, अमन, पुनीत, अंकित झामटा, शिवांश, अंकुश, दिनेश, साहिल राणा, निशांत सहित अनेक शोधार्थी और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने सभी प्रतिभागी टीमों को शुभकामनाएं दी और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने का संदेश दिया। लीग के समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। शिमला जिले की थानाधार पंचायत आज पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श और आत्मनिर्भर पंचायत के रूप में मिसाल पेश कर रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी होमस्टे की तरह दिखने वाले पंचायत रेस्ट हाउस में देश विदेश से सैलानी ठहर रहे हैं, जिससे पंचायत को नियमित आय हो रही है। पंचायत भवन में चल रहे बैंक, कार्यालय, गोदाम और दुकानों के किराए से भी पंचायत अच्छी कमाई कर रही है। साथ ही पंचायत ने डोर टू डोर गार्बेज शुल्क के माध्यम से भी सालाना लगभग 3.60 लाख रुपए की आय सुनिश्चित की है। उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित हो चुकी थानाधार की कुल सालाना आय करीब 6 लाख रुपए है। आंकड़ों के अनुसार पंचायत हर साल रेस्ट हाउस से 85,000 रुपए, पंचायत भवन में चल रहे बैंक से 1.10 लाख रुपए, 2 गोदामों से 24,000 रुपए, 5 दुकानों से 45,000 रुपए और अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रही है। पंचायत द्वारा युवाओं के लिए निशुल्क आधुनिक जिम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा थानाधार का अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, जहां डोर टू डोर कचरा संग्रहण से जमा कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण किया जाता है। पंचायत भवन की छत पर 25 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगाया गया है, जिसकी मदद से न केवल पंचायत भवन की बिजली आपूर्ति होती है बल्कि 580 स्ट्रीट लाइटें भी इसी से जगमगाती है। अब तक पंचायत 1.75 करोड़ रुपए के 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार में 3रा स्थान और सोशली सिक्योर विलेज श्रेणी में 2रा स्थान। थानाधार पंचायत के प्रधान संदीप शिरोल ने कहा कि पंचायत की आय को नए विकास कार्य में लगाया जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि पंचायत में इको टूरिज्म और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे नए मॉडल विकसित किए जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और गांव का सतत विकास हो। एसडीएम कुमार सैन मुकेश शर्मा ने कहा कि थानाधार पंचायत ने आत्मनिर्भरता और नवाचार का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, पंचायत ने पर्यटन और स्वच्छता प्रबंधन को आय के साथ जोड़ा है। अन्य पंचायतों को भी थानाधार की तर्ज पर अपनी आय बढ़ाने और विकास को नई दिशा देने के प्रयास करने चाहिए।
हिमदर्शन टीवी से बातचीत में शिमला की आम जनता ने महिला सुरक्षा और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई। नागरिकों ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नारे के बावजूद कई विभागों में अव्यवस्था और अस्थायी कार्यप्रणाली बढ़ी है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। जनता का कहना है कि पूरे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर असंतोष बढ़ा है और आम नागरिक, बागवान तथा युवा वर्ग रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि वह महिला सुरक्षा और रोजगार सृजन जैसे बुनियादी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब एक नारा लगाया है माननीय मुख्यमंत्री ने कि व्यवस्था परिवर्तन के तहत सारी चीजें चेंज होगी, तो उसमें जो चीजें व्यवस्थित ढंग से चल रही थी, जैसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता था और रेगुलर लगता था तो उसकी कुछ जिम्मेवारी बनती थी। आज की डेट में उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी को भी एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। तो जो आपने टेम्परेरी या डॉक बेसिस पे आपके मुखिया हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो नीचे जो एसपी है या डीएसपी या एसएचओ है, वो कितना डरेगा? उनको पता है कि जब ऊपर से ढील है, कोई शक्ति नहीं है, तो वो भी अपने आराम से काम करेंगे। तो पुलिस की भी, प्रशासन की भी इसमें भागीदारी रहनी चाहिए कि जैसे जैसे आपको गश्त होनी चाहिए, जैसे ऐसे स्थान है कई जहाँ जंगल है, हमारी बहनें या महिलाएं वर्ग जो है अकेले आती है, रात को आती है, कोई अपने ऑफिस से आती हैं या कई और जगह से भी आती है, तो ऐसी जगह में एक तो फ्रिक्वेंट गश्त होनी चाहिए, उसकी भी कमी हम देखते हैं। ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है उसमें ना तो ठेकेदार को पैसे मिल रहे, ना एम्प्लॉइयों को डीए मिल रही, ना पेंशनरों को मिल रही है, ना किसानों को सब्सिडी मिल रही है। सारी चीजें व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की ही जो नारा दिया था ना, ये उल्टा पड़ गया। से सरकार बैठी है, सुखो सरकार, उस वक्त से ये जो है ना कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि वो लगता नहीं कि जिस तरह से वो चल रहा है। मेरे से पूर्व भी कई वक्ताओं ने ये बोला है कि भाई जब आपके पास एडिशनल चार्ज दिए, ना आपका डीजीपी है, ना आपका ये जो मतलब चीफ सेक्रेटरी है, तो सरकार किस काम की है? वो किसकी बातें सुनेंगे? ठीक है ना। अपने आप ये लगा कि व्यवस्था परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन किसका हुआ? अपना व्यवस्था परिवर्तन ना, बाकी पब्लिक का तो कुछ नहीं हुआ है। जो हमारे जो एजुकेशन जो सिस्टम है, उनको भी जो है कि मतलब एजुकेशन लेवल में उनको पढ़ाया जाए, उनको जागृत किया जाए कि भाई इस तरह की ये होना चाहिए। बाकी बच्चों के पास जो हम आजकल जो इंटरनेट है और दूसरी चीज़ें जो है कि मीडिया के जो दूसरी चीज़ जो है सोशल मीडिया है, और उस पर भी थोड़ा बहुत बैन लगना चाहिए। और मैक्सिमम जो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार की नेग्लिजेंसी है इसमें, तो क्योंकि सरकार ही जो है कि जो आपका प्रशासनिक जो ढीला है, कोई भी नहीं सुन रहा। जो अव्यवस्था फैली है ना कि व्यवस्था है, कुछ भी नहीं हो रहा है कि जिसको कोई हर वर्ग जो है कि दुखी है, पीड़ित है। लेकिन जो हमारी महिलाओं को, बच्चियों को, जैसे कईयों को देखो लाठी से काट के जो आज पीजीआई में डेथ होगी उस लेडी की, उसी तरह जो मंडी में जो है कि किडनैप करके ले जाया जाता, इसी तरह जो ऊपर कई देश में ऐसी अनसुनी अनहोनी घटनाएं हमारे को सुनाई पड़ रही है, मीडिया में भी और दूसरे समाचार पत्रों के माध्यम से भी। तो ये हम तो ये कहते हैं टोटल जो है कि इट इज द फेलियर ऑफ द एचपी गवर्नमेंट विच इज प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल बाय द गवर्नमेंट को लेना चाहिए इसमें। थैंक यू। ये जितना भी हो रहा है ये सरकार की नाकामी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसमें सख्त से सख्त निर्णय होने चाहिए। अभी जैसे हमीरपुर वाला केस बताया गया है, 14 साल का एक लड़का जो एक महिलाओं को उसने दराटी से और डंडे से मारा और उसकी डेथ हो चुकी है। और ऐसा सुनने आया भाई वो उसका जो बेटा था ओपन था, उसका पति भी खत्म हो चुका था। इस तरीके के निर्णय अभी कुछ दिन पहले शिमला के हुए, कुछ निर्णय कांगड़ा में हो रहे हैं, कुछ निर्णय चंबा में हो रहे हैं, कुछ सोलन में हो रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि प्रशासन हमारा ढीला है। जो भी ये काम हुआ उसमें जो है धाराएं ठीक लगनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति छूट ना पाए और दूसरों को भी समाज में इसका जो है वो फर्क पड़ना चाहिए ताकि डरें। आज हम बाहरी कंट्रियों में देखते हैं इस प्रकार के निर्णय होते हैं, उनको शरेआम गोली मार दी जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम जागरूकता रहे, महिला में भी जागरूकता होनी चाहिए। नशे का काफी जो है कम सरकार कर रही है। इस पर जो हमारे यहाँ पर एसपी साहब आए हैं, उन्होंने वैसे तो काफी इस प्रकार में ये नशे के कारोबार को खत्म किया, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है। आज महिलाओं में बढ़ रहा है और स्कूल कॉलेज में भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित ओपन थिएटर में ढली की टीम एथलेटिको चैंपियनशिप द्वारा नशे के खिलाफ एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे मैदान में जोश और ऊर्जा का माहौल बना रहा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश देना रहा। रिज मैदान पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी प्रतिभागी और दर्शक आयोजन का आनंद लेते दिखाई दिए। लोगों के चेहरों पर झलकता उत्साह और उमंग यह दर्शा रहा था कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। एथलेटिको चैंपियनशिप की यह पहल युवाओं को नशा मुक्त और सशक्त जीवन की ओर प्रेरित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुआ। मेरा नाम साहिल रांटा है और हम सारे एक जिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम एथलेटिको फिटनेस है, जो ढली एरिया में है। तो हमारा कंसर्न ये था इस टूर्नामेंट को करवाने का कि जैसा कि आपको पता है शिमला नशे का हब बनता जा रहा है, तो हमने ये एंटी ड्रग मूवमेंट चलाई जिसके तहत फंड इकट्ठा किया। लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है, पूरे इंद्र नगर ढली सब लोगों ने हमारी हेल्प की है और बहुत से हमारे इन्वेस्टर भी थे जिनने हमारे को इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में पैसे दिए, हमारे को पूरा योगदान दिया। और हमारा ये उद्देश्य था, पहले सोच रहे थे कि हम इसको सिर्फ हिमाचल लेवल तक करवाया जाए, पर हमने देखा कि हिमाचल लेवल पे करवाने पे ना इसमें हमारे को उतनी भीड़ नहीं मिल रही थी। हम चाहते थे कि लेवल को थोड़ा राइज किया जाए, तो उसके लिए हमने जितना फंड इकट्ठा किया उसके अकॉर्डिंग फिर देखा कि पंजाब और हरियाणा से भी हमने एथलीट को बुलाया है। हमारे पास 50 के करीब एथलीट्स आए हैं, जिसमें से 20 एथलीट्स आउट ऑफ स्टेट आए हैं और बाकी हिमाचल के हमारे लोकल एथलीट्स हैं। इसमें हमने जूनियर कैटेगरी जो सबसे छोटे बच्चे थे उनके लिए सिर्फ हिमाचल लेवल रखा है ताकि उनका मनोबल ना टूटे, और बाकियों को ओपन कैटेगरी रखी है। इसी उद्देश्य के साथ एंटी ड्रग कैंपेन के साथ हम इस अपने टूर्नामेंट को लेकर आए हैं। कोई भी यहाँ पर आके रैंडमली अगर चाहता है कि खेलना चाहता है, हमारी छोटी सी एंट्री फीस है जो हम प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए वी नीड फंड्स, तो फंड के लिए हमारे को थोड़ी सी हमने छोटी सी 400-500 की एक एंट्री फीस रखी है। आप एंटर करो, अपनी वेट करो, अपना जो भी आप जब आप वे करोगे अपने आप को, तो उसमें जो भी आपकी कैटेगरी में आप आओगे तो आप उसमें खेल सकते हो। रैंडमली कोई भी खेल सकता है। तो हमारा मेन मोटिव इसको कराने का ये था, जैसे कि आजकल यूथ में नशा बहुत फैल गया है। हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अगर बच्चे नशे छोड़ के अपना ध्यान खेल कूद की तरफ रखे तो उनकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। तो हमने इसलिए ये टूर्नामेंट कराया। और मैम एक आर्म रेसलिंग एक ग्रोइंग स्पोर्ट्स है हिमाचल में, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये स्पोर्ट्स कराती है, तो हमने एक आर्म रेसलिंग मीडियम ढूंढा स्पोर्ट्स सबको ये कंपटीशन कराने के लिए, ताकि सारे यूथ इसको कम्पीट कर सके और खेल सके। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत है और अभी और भी लोग आएंगे। और इसमें लड़कियों का कंपटीशन भी है, पर लड़कियों की तादाद कम है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता है और भी लोग हमारे पास कम्पीट करने आएंगे। चीज मैं यही देना चाहूंगा कि युवाओं को सब नशे से दूर रहना चाहिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई भी स्पोर्ट्स हो, आर्म रेसलिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो खेले, स्टडीज करे, वो करे, ताकि वो हमारे देश का नाम प्राउड कर सके। हिमाचल प्रदेश में आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 नवंबर तक राज्य में बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और धूप खिली रही, जिससे दिन गर्म और रातें ठंडी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, लेकिन इसका हिमाचल प्रदेश पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। राज्य के सभी जिलों में 9 से 14 नवंबर तक शुष्क मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।